हाय फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कक्षा 12 ज्योग्राफी लेसन 6 विश्व मानव अधिवास वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट पार्ट 1 पर है। आज के इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। मानव अधिवास का अभिप्राय क्या है? मानव अधिवास किसे कहते हैं? अधिवासों का उपयोग क्या होता है? मानव अधिवास निर्माण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? उन उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मानव अधिवासों की उत्पत्ति, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास, इन सभी बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मानव अधिवास का अभिप्राय। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को ही अधिवास कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा जो मकान बनाए जाते हैं, उन मकानों का संगठित स्वरूप जो होता है उसी को अधिवास कह सकते हैं। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जा सकता है। मानव अधिवास साधारणतया स्थायी रूप से बसे होते हैं, किंतु कुछ प्रकार अधिवासों के ऐसे भी हैं जो अस्थायी भी हो सकते हैं। अस्थायी बसावट वाले अधिवास भी हो सकते हैं। मानव अधिवास एकाकी एवं संकुल प्रकार के भी हो सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, अधिवास क्या होते हैं? आवास, मकान, घर या निवास स्थान अधिवास की मूलभूत इकाई होती है। अधिवास निर्माण से पहले मकान, घर या निवास स्थान होने आवश्यक है। आवास जो है वो एक झोपड़ी या एक भव्य इमारत हो सकती है। अधिवास मकानों के समूह होते हैं जो 5 मकानों से लेकर सैकड़ों व हजारों मकानों के समूह में हो सकते हैं। अर्थात एक निश्चित संख्या 5 या 5 से अधिक मकानों का जो समूह होता है, उस समूह, उस बस्ती को हम अधिवास की संज्ञा दे सकते हैं। ये बस्तियां छोटे रूप में विकसित होकर नगरों, महानगरों, विराट नगरों, विश्व नगरों एवं मिलियन सिटी का रूप धारण कर सकती है। आवासों के परस्पर संपर्क के लिए पगडंडी, गली, सड़क, नहर जैसी परिवहन के लिए मार्ग निर्मित किए जाते हैं, मार्ग हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अधिवासों का उपयोग क्या है यह जानते हैं। मानव अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग मानव के निवास के लिए होता है। प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित की गई संरचना से है। मानव अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आदि कार्यों को पूरा करने के लिए भी इन अधिवासों का उपयोग करता है। मानव अधिवास निर्माण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? मानव अधिवासों का निर्माण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। सबसे पहला उद्देश्य है अधिवास निर्माण का, वह है मानव भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए, जैसे मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु इन अधिवासों का निर्माण करता है। भौतिक वातावरण की कठोरता गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, तूफान इत्यादि से सुरक्षा के लिए इन आवास और अधिवासों का निर्माण किया जाता है। खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु भी मानव इन अधिवासों का उपयोग करता है। तीसरा मुख्य उद्देश्य है जंगली जानवरों व पशुओं से अपनी सुरक्षा के लिए इन अधिवासों का निर्माण किया जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षिक कार्यों जैसी गतिविधियों को
पूरा करने के लिए भी मानव इन अधिवासों का निर्माण करता है। पांचवी और अंतिम उद्देश्य है पारिवारिक एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए भी मानव इन अधिवासों का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं मानव अधिवासों की उत्पत्ति। मानव ने अपनी विकास यात्रा में जब खाद्य सामग्री के एकत्रीकरण और आखेट की अवस्था को पार कर जब पशुपालन के साथ ही कृषि कार्य करना प्रारंभ किया तो उसे स्वयं के लिए और अपने पशुओं की सुरक्षा तथा अनाज भंडारण के लिए एक स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। इस वजह से उसने अधिवासों का निर्माण की दशा में कार्य करना प्रारंभ किया। इसके अलावा प्राचीन काल में सभी मानव बस्तियां पशुचारकों और कृषकों पर ही आधारित थी, क्योंकि प्राचीन काल में मानव की प्रमुख आर्थिक क्रिया पशुपालन और कृषि ही थी। किंतु जनसंख्या बढ़ने और संघर्ष की स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से धीरे धीरे आवासों की संख्या में वृद्धि होने लगी और लोग अलग अलग निश्चित दूरियों पर घर बनाकर रहने लगे और इस प्रकार इन घरों की एक श्रृंखला बन गई और इसी निश्चित दूरी या अलग अलग दूरी पर बने हुए घरों को सामूहिक रूप में अधिवास कह सकते हैं। इस प्रकार अधिवासों की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि एवं मानव विकास होने से तथा परिवहन और तकनीकी का विकास होने के कारण गांवों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। पुराने गांवों का आकार और जनसंख्या बढ़ने लगी और पुराने गांवों का आकार और जनसंख्या बढ़ने से नगरों के विकास की एक परंपरा प्रारंभ हुई और यह गांव जो है नगरों में परिवर्तित होने लगे। वर्तमान से 5000 वर्ष पूर्व मिस्र, सिंधु भारत में सिंधु सभ्यता, दजला, फरात की घाटियों में विशाल नगरों की उत्पत्ति हुई एवं मानव अधिवासों का विकास प्रारंभ हुआ। निवास की समयावधि के आधार पर हम अधिवासों की उत्पत्ति को दो भागों में बांट सकते हैं, अस्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास में झुग्गी झोपड़ियाँ, तंबू, टेंट जैसे निवास स्थान हो सकते हैं। दूसरा प्रकार है स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास में सुनियोजित तरीके से सीमेंट, कंक्रीट, बजरी से बने हुए मकान और उस तरह की बस्तियां हो सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं अस्थायी अधिवास। प्राचीन काल में मानव द्वारा शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए निर्मित अधिवासों को अस्थायी अधिवास कहते हैं। इस प्रकार के अधिवास केवल शिकार के लिए या मौसम की अनुकूलता या पशुचारण के समय सुरक्षात्मक दृष्टिकोणों के लिए अस्थायी रूप से बने हुए मकानों को अस्थायी अधिवास कहते हैं। आज के आधुनिक युग में भी नागा, किर्गिज, एस्किमो जैसी कई जनजातियों द्वारा स्थानांतरण कृषि, पशुचारण, अनुकूल मौसम के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। नीचे चित्र में दिखाया गया है। यह जो चित्र है यह स्थानांतरण कृषि के लिए अस्थायी अधिवासों का एक प्रकार है। दूसरा जो चित्र है उसमें आपको इग्लू या एस्किमो जनजाति द्वारा बनाए गए अपने बर्फ के घर है। इसी के अलावा अन्य जनजातीय है पशुचारण या अपने पशुओं को रखने के लिए अस्थायी निवास बनाते थे। अंतिम तस्वीर जो है
उसमें वर्षा जैसी अनुकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अधिवासों का निर्माण किया गया है। स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, वास्तव में यह कोई नहीं जानता, किंतु विभिन्न विद्वान अलग अलग बातों के आधार पर इस तथ्य पर पहुंचे हैं कि उत्तर पाषाण काल में जब से मानव ने स्थायी कृषि के साथ साथ पशुपालन करना प्रारंभ किया, तो स्थायी कृषि के कारण मानव ने स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति प्रारंभ कर दी या एक स्थान पर रुककर रहने लगे। तो इस तरह से उनकी जो बस्ती बनी, जो अधिवास बने, वह स्थायी माने जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह में रहने लगा है, तभी से स्थायी अधिवासों का विकास हुआ होगा। मानव अधिवास मानव सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। किसी मानव बस्ती का स्थायित्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। स्थानीय संचित संसाधन होने आवश्यक है स्थायी अधिवास के लिए। स्थायी अधिवास के लिए दूसरी आवश्यक शर्त है बाह्य विश्व से उनका संबंध होना चाहिए। भावी उन्नति की संभावना होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में भी व्यक्ति निवास करता है, उस क्षेत्र में भविष्य में उन्नति की संभावना हो, तभी वहाँ पर स्थायी अधिवास निर्मित हो सकते हैं। जिस स्थान पर अधिवास निर्माण या आवास का निर्माण किया जा रहा है, वह सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित होना आवश्यक है। पांचवी और अंतिम आवश्यकता है स्थायी अधिवास के लिए या अधिवासों के स्थायित्व के लिए मानव जिस भी धर्म संस्कृति से बिलोंग करता है, उस तरह की धार्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति उस स्थान पर होनी आवश्यक है। इसी के साथ मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां है, वह आर्थिक गतिविधियां भी उसके आवास क्षेत्र के आसपास पूर्ण होनी आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। मानव अधिवासों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण बस्तियां क्या होती है, उनकी विशेषताएं क्या है, ग्रामीण अधिवास के कौन कौन से प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सघन या गुच्छित अधिवास, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, मिश्रित अधिवास, पल्ली अधिवास किसे कहते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और इनका वितरण क्षेत्र, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन हम विश्व मानव अधिवास में के पार्ट 2 में करेंगे। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।